लोगों ने जाके इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी वाले कोड देखे थे कि नहीं? कुछ देखा था उसमें? एक दो टॉपिक और बैंकिंग में रह गए थे। एक था कंसोलिडेशन ऑफ बैंकिंग। कंसोलिडेशन और मर्जर ऑफ बैंक। कंसोलिडेशन और मर्जर ऑफ बैंक कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पे होगा? कौन सी कमेटी? नरसिम्हन कमेटी ही है। फर्स्ट में दिया मर्जर हमारे साथ से सेकंड में होगा, देखना सेकंड में है ना। कंसोलिडेशन ऑफ बैंकिंग एक्चुअली में बड़ा बैंक बनाने के लिए टू बिग टू फेल एक तरह का एक कॉन्सेप्ट है मर्जर में। मतलब इतना बड़ा बन जाए कि वो फेल ना हो आसानी से, वो ज़्यादा इनकली भी हो जाए कि वो आसानी से क्या करे, एब्जॉर्ब कर सके। उसमें है एक कॉस्ट बेनिफिट। कॉस्ट बेनिफिट के लिए मतलब पर संचालित ज़्यादा खर्चा होगा अकॉर्डिंग टू ह्यूमन रिसोर्स और ये सब चीज़ें मैनेज कर सकें। और अगर वो लोन दे रहे हैं तो उन चीज़ों को अपने वे में मैनेज कर सकें। छोटे छोटे बैंक रहेंगे तो उनकी पूंजी भी कम होगी और लोन देने की कैपेसिटी भी कम, बिजनेस करने की कैपेसिटी कम, और एम्प्लॉइयों का प्रॉपर यूटिलाइजेशन, ह्यूमन रिसोर्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी कम होगा। और बड़े बैंकों में ह्यूमन रिसोर्स का भी यूटिलाइजेशन अच्छा होगा और बड़े लोन दे सकेंगे। तो कॉस्ट बेनिफिट हो गया एक, तो एक हो गया रेवेन्यू बेनिफिट। रेवेन्यू बेनिफिट ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स का हिंदी एक्चुअली में ये सब की हिंदी तो पता ही होगी। राजस्व, फायदा, कॉस्ट बेनिफिट बताया, पैसे का फायदा। हिंदी वालों को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? ऐसे बहुत सिंपल नहीं है हिंदी। ह्यूमन रिसोर्स आपको पता ही होगा, मानव संसाधन। अगला है गवर्नेंस इंप्रूव हो जाएगी, इंप्रूव रेगुलेशन। डिफरेंट काइंड ऑफ जो बैंकिंग की टेक्नोलॉजियाँ होती हैं उनका एडॉप्शन इजी हो जाएगा। एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजीज। और ग्लोबल बैंकिंग, बड़े बैंक होंगे तो ग्लोबल लेवल पे भी ये अपने प्लेयर सेट कर सकेंगे, इनकी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा होगी।
गया, एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, ग्लोबल बैंकिंग हो गया, इम्प्रूव रेगुलेशन हो गया, ह्यूमन रिसोर्स हो गया। ये इसके एक्चुअली बेनिफिट बताए गए जो बड़े बैंक, कई बैंकों को जैसे 2017 में 10 बैंकों को किया गया, पहले 10 PSBs को मर्जर कर दिया गया एक ही में, और उसके बाद भी कई बैंकों को मर्जर किया गया, लेकिन मैं उसमें एक कॉन्सेप्ट इसमें लाया गया, क्यों किया जा रहा है, कह रहे हैं कि इतना बड़ा बैंक बनाओ टू बिग टू फेल, ये एक बड़ा वर्ड यूज किया जाता है जब भी आप मेंस के आंसर्स लिखिए, उसमें ये वर्ड लिखना जरूरी होता है, टू बिग टू फेल, मतलब इतने बड़े बैंक बना दो कि ये छोटे मोटे शॉक जो होते हैं, NPA जो मतलब जो लोन बांटे होते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो होते हैं, गैर निष्पादित परिसंपत्तियाँ, NPA का मतलब यही है, ग्लोबल बैंकिंग, क्रिएशन ऑफ ग्लोबल बैंक, ठीक क्या होगा, तो कितने बड़े बैंक बनाए जाएं जिससे ये NPA वाली समस्या को टेक ओवर कर सके, उनकी रिस्क जो CAR जैसे बेसल नॉर्म्स है उसको फॉलो कर सके। ये सब जब उसका मर्जर किया गया तो ये पॉइंट रखे गए कि ये इतना बेनिफिट है इससे, बट इसमें कुछ है, बट इसमें कुछ और भी नुकसान टाइप के जैसे देखे गए, कई लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया कि इतने बड़े बैंक तो बना दिए जा रहे हैं, अगर एक बैंक फेल होता है तो पूरी तरह से इकोनॉमी बैठ जाएगी, जैसे NPA वाली समस्या तो नहीं कम होगी ना फिर ओवरऑल देखा जाए, क्योंकि लोन वो बांटेंगे अगर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स से, बड़े बैंक होने से इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आप ब्रांचेज ज़्यादा कर लिए, रेगुलेशन ज़्यादा हो गई, और जो कई बैंक रहे तो उससे क्या रहा कि कोई एक बैंक फेल हो रहा है तो कम से कम और बाकी बैंक तो हैं, बट गवर्नमेंट ने कहा नहीं उसको बैकअप रहेगा, वो इतने बड़े बनाए जाएंगे, उन पर रेगुलेशन प्रॉपर जो RBI का है वो चीज़ें उस पर प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट की जाएंगी, इसलिए ऐसे बैंकों का अब इकॉनमी में वही होता है कि कुछ टाइम बाद फिर से हो सकता है टूट जाए बैंक, छोटे छोटे बैंकों में बांटे फिर वापस, लेकिन अभी जो इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई गई मर्जर वाली नरसिम्हन कमेटी की रिपोर्ट थी उसके बेसिस पे, 98 वाली जो नरसिम्हन कमेटी की रिपोर्ट थी सेकंड वाली, उसके बेसिस पे इम्प्लीमेंट किया गया इसे। बाकी और कई प्रॉज कॉन्स आप लोग अपने आप ही सोच सकते हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट वाला भी इशूज, दो लेबर लॉ वाली बात कहे, कई जगह ह्यूमन रिसोर्स का कम हो जाएंगे, वैकेंसी बनाएंगी, ये सब चीज़ें लोगों ने किया एग्जाम्पल, बट और कई जैसे जिस बैंक के जो एम्प्लॉय थे उस बैंक के अपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग सिंकअप थे, बाद में उनके मर्जर होने पे उनका एक्चुअली में उनके साथ सौतेला व्यवहार ना हो, जैसे कोई बैंक ऑफ इंडिया के साथ कोई और बैंक अगर कर दिया गया और ओवरऑल नॉर्म सिर्फ बैंक ऑफ इंडिया का दे दिया गया, तो जो बैंक ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय रहेंगे वो सोचेंगे ये तो हमारा बैंक है, बाकी जो दूसरे एम्प्लॉय उसके साथ मर्ज होंगे उनके साथ ऐसा ना लगे, उनको ये फील होने लगेगा कि हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार या मतलब दुर्व्यवहार नहीं, एक तरह सौतेला व्यवहार, मतलब कि हमें अपनाया ना जाए, एक इनसिक्योरिटी, इमोशनल इनसिक्योरिटी होती है ना साइकोलॉजिकल लेवल पे, जैसे अभी दो क्लासों को मर्ज कर दिया जाए तो जो ओरिजिनल क्लास जिसकी रहती है कि तुम लोगों की क्लास में लाके कोई और क्लास मर्ज कर दी जाए, तुम लोगों के दिमाग में एक डी-अटैचमेंट, जैसे जो बच्चे रोज बैठ रहे हैं तो कुछ बच्चे और आते हैं कहीं और क्लास से या किसी और डिस्ट्रिक्ट से ला कर रखते हैं यहाँ पे, तो क्या आएगा एक बार दिमाग में, ये हमारे अपने नहीं है, ऐसी फीलिंग आती है ना, ये नॉर्मल ह्यूमन नेचर है, इसमें कुछ नहीं है, बट ये है कि वहीं पे आपकी आती है एजुकेशन और ब्रॉड माइंडेडनेस कि ठीक है इक्वल सबका रिप्रेजेंटेशन है, हम एक कंट्री के वो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ तो कैसे आता है ये, तो इन सब के इशू पे एक्चुअली में ये सब कहा गया कि ये सब प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उससे क्या होगा फंक्शनिंग में दिक्कत होगी, अगर कोई डी-अटैच फील करेगा किसी ऑर्गेनाइजेशन से तो क्या उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ 100% परफॉर्म करेगा,
नहीं परफॉर्म करेगा ना, कितना भी ऑर्डर दोगे, अगर कोई डिफाई करने पे आ जाए, डिनाई करने पे आ जाए ऑर्डर, तो आप वो 100% अपना नहीं देगा। जैसे तुम लोगों से इतनी बार कहा जाता है पढ़ाई करने के लिए, तो पढ़ाई 100% देते नहीं है, क्योंकि तुम्हें अभी वो इमोशनल अटैचमेंट अपनी पढ़ाई और गेम से है नहीं, अपने सपनों से तुम लोगों को लगाव नहीं है। अगर लगाव हो जाएगा तो सारे काम छाड़ के सब इसी में लगे रहोगे। जो अभी बीच बीच में बड़े इंपॉर्टेंट काम, सबके बड़े बिजनेस आते हैं ना, जरा सा कुछ कहीं हुआ, बहाने मार के क्लास बंद कर दो, कहीं जा रहे हैं वहाँ हमें ये दिक्कत हो गई, वो दिक्कत हो गई, सर्दी जुकाम जरा सा छोटा सा क्या हुआ, क्लासेस बंद कर दो, टेस्ट ही छोड़ दो। ये सब जो बहानेबाजी है वो खत्म हो जाती है, और इन बहानेबाजी का कोई सोल्यूशन किसी के पास नहीं है, ना हमारे पास है। कितना भी कहेगी सरकार कहे कि माँ बाप कह लें, कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक हमारे अंदर से इनहेरेंट नहीं आता। तो सेम किसके ऊपर ये अप्लाई होगा? एम्प्लॉइयों के ऊपर। अगर एम्प्लॉय अटैच नहीं फील करेंगे तो क्या वो 100% देंगे? बैंक के फंक्शनिंग में नहीं देंगे। ये वाली समस्याएं भी कहीं नहीं इसमें। बाकी एनपीए वाला इशू था, तो लोग बोले कि अगर मर्ज कर देते हैं आप, तो जो सारे बैंकों के एनपीए वो एक साथ कोलैबोरेट हो जाएंगे, तो वो भी एनपीए बड़ा हो जाएगा, तो क्या वो समस्या रिजॉल्व हो जाएगी? गवर्नमेंट ने उस समय रिकैपिटलाइजेशन का प्रोविज़न लाया था कि चलो हम जो बैंकिंग मर्जर कर रहे हैं कुछ उसको फंड दे देंगे कि स्टार्टिंग में वो जो एनपीए की मात्रा है वो कम हो जाए, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, जिससे वो बैंक एक्चुअली में सभी लोगों एक साथ, अगर कोई नया वेंचर स्टार्ट किया जा रहा है, नई पॉलिसी, तो वहाँ गवर्नमेंट कुछ उनको सपोर्ट कर दी। रिकैपिटलाइजेशन वाला जो हमने बताया था उसमें कुछ पैसे डाल दिए, 1.7 लाख करोड़ ऐसे कुछ डाला था उस समय 2017 में, तो उसमें यही चीज़ की गई। इसमें एक टर्म और बचा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन। एक टर्म आता है फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसी में एक्सटर्नल बैंकिंग के साथ इसलिए पढ़ा दे रहे हैं कि इसमें ही कई स्कीमें एक्सटर्नल बैंकिंग से रिलेटेड ही हैं। ठीक, आज हमने सोचा था टैक्स पढ़ा, ठीक इसको खत्म करते हैं 2 मिनट में। फाइनेंशियल इंक्लूजन एक्चुअली में वो टर्म है, क्या कुछ समझ में आ रहा? फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होगा? वित्तीय समावेशन हिंदी में कहते हैं, वित्तीय समावेशन ही कहते हैं ना, वित्तीय समावेशन हिंदी में कहते हैं। समावेशन मतलब क्या हुआ? इंक्लूजन मतलब वो सबको इंक्लूड करना, हाँ? तो फाइनेंशियल वो इंक्लूजन मतलब क्या हो गया कि वित्तीय सेवाओं को सबको प्रोवाइड करना, मतलब हर वर्ग के लोगों के पास तक वित्तीय सेवाएं अवेलेबल कराना, हर वर्ग के लोगों तक वित्तीय सेवाएं अवेलेबल कराना ही फाइनेंशियल इंक्लूजन कहलाता है। ये इतना जो हम टॉपिक लिखाए हैं, इसको जब लिखने को आएगा आप लोगों को थोड़ा दूर से देखना पड़ेगा। ये पॉइंट तो यही रहेंगे, लेकिन इसको थोड़ा एक्सप्लेन आप लोगों को कॉस्ट बेनिफिट में क्या होगा, जो हमने बोला है वो चीज़ें आपको फिर से जब बुक से पढ़ोगे तो चीज़ें वो बुक इस फॉर्म में आपको थोड़ी बहुत पता चल जाएंगी, लेकिन बाद में याद यही रहेगी। यही इतनी चीज़ें याद रहेंगी आपको, उसके बाद आपको बना के लिखना पड़ेगा अगर एग्जाम में आता है, क्योंकि एग्जाम में मर्जर आप के पॉज कौन सा आते हैं। कंसोलिडेशन का हिंदी में क्या कहते हैं? कंसोलिडेशन आता है
बैंकों का मर्जर तो क्या है, मर्जर भी हिंदी इंग्लिश है। बैंकों को एक साथ लाते हैं। हाँ, सभी बैंकों को समावेशन ऑफ बैंक, सभी बैंकों को एक साथ समेकन, समेकित करना। हाँ, बैंकों का समेकन करना, समेकन कहते हैं। अभी अब देखते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में क्या क्या चीजें हैं। वित्तीय समावेशन, वित्तीय समावेशन में बैंक कौन कौन सी सेवाएं देता है, बताइए आपको। बैंक कितना पढ़े, बैंक क्या क्या सेवाएं दे रहा है पब्लिक को। बैंक क्या क्या सेवाएं दे रहा है, आप लोग बैंक यूज करते हैं, सभी लोगों के पास बैंकिंग सुविधाएं हैं ना। कोई है ऐसा जिसके पास बैंक अकाउंट नहीं है, हमारे पास नहीं है, क्यों। पोस्ट पेमेंट बैंक भी नहीं खोला, कोई पेमेंट बैंक भी नहीं खोला, पेटीएम वाला कुछ नहीं खोला, एयरटेल वाला नहीं, कोई बैंक नहीं, क्यों। तुम घुमाए नहीं आज तक प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत, तो तुम यूपीआई वगैरह नहीं यूज करते क्या, है कुछ नहीं। और कोई बैंक नहीं खुलवाया जिसके पास आप लोगों के पास है अकाउंट, ठीक है। अब बैंक से क्या क्या सेवाएं, जिसके पास अकाउंट है वो क्या क्या सेवाएं मिलती है बैंक से, बैंक से यस बहुत अच्छा पॉइंट। और नहीं यही 3 मेन पॉइंट है इसमें। देखिए एक्चुअली इंश्योरेंस सर्विसेज होगी, और एक आपके लोन अमाउंट जो कह रहे हैं, और दूसरा आपके पैसे अकाउंट में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, डिमांड डिपॉजिट जो कहते हो वो रहेंगे। और एक बेनिफिट और भी रहेंगे, जब बैंकिंग सेवाएं आपके पास होगी तो जो मनी लेंडर्स के ट्रैप में फंस जाते थे सर, फाइनेंशियल इंक्लूजन का अगर नीचे तक जाएगा तो पैसे जो वहाँ पे रहेंगे पब्लिक के पास वो मार्केट में भी आ जाएंगे ना। जैसे कैश होल्ड करके रख लो घर में तो उससे दिक्कत है ना, कैश क्रंच हो जाएगा, मतलब कैश की शॉर्टेज आ जाएगी, तो वो पैसे कहाँ पे जमा होने चाहिए, बैंकों में आ जाते हैं। सबके खाते खुलवाने पे क्यों इन्होंने फोकस किया था अपने पीएम साहब ने, इसीलिए फोकस किया था ना। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का मेन काम है कि सबके पास सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज पहुँच जाए। तो उस समय उन्होंने ये नहीं कहा था कि जिनके पास जो जो पैसे थे सब अकाउंट में ला के डालें। कैशों का एक्चुअली में होल्ड रखा हुआ था कहीं ना कहीं, सब अपना अपना चुरा के, जैसे देहात साइड में ज़्यादातर औरतों के पास बैंक नहीं होते तो वो कुछ न कुछ अपना कॉस्ट कटिंग करके वो छुपा के रखे रहती थी, मतलब घर वालों को पता ना चले, कुछ न कुछ अपने खर्चे के लिए जनरली वो बचा के रखती हैं, नो डाउट, लेकिन बेनिफिट वो घर के यूज़ में ही करती हैं। बट ये है कि हाँ मतलब और परिवार के सदस्यों को नहीं पता रहेगा। तो बाद में जब बैंक अकाउंट खुले तो वो चीज़ें किस में आएंगी, उन लोगों ने अपना जमा किया, स्पेशली डिमोनेटाइजेशन के टाइम में उनकी ज़्यादा समस्या बढ़ गई कि उनके सारे जो थे वो बाहर आने पड़े, बहुत से पैसे उनके जब बाहर आए तो जो ये मेल डोमिनेंस सोसाइटी है वो क्या की उस पर कब्जा करना चालू कर दी। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन की जब सर्विसेज आई, इंश्योरेंस, जैसे कई प्रधानमंत्री जन धन योजना इसीलिए चलाई गई थी, उसमें एक्सीडेंटल बीमा की भी बात की गई थी। उसमें 2-3 थी ना, 3 स्कीमें थी, एक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना थी, एक सिक्योरिटी, एक अटल पेंशन योजना हो गई। और फाइनेंशियल इंक्लूजन होने से जैसे डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वाली जो चीज़ें हो रही, लोगों के अकाउंट पे डायरेक्टली आ रही हैं, लीकेज खत्म हो गया। लीकेज
फाइनेंशियल इंक्लूजन में वो जो 3 पॉइंट है वो तो लिख लो पहले कि फाइनेंशियल इंक्लूजन में क्या क्या किया गया। उसके बाद बाकी पॉइंट सब ऐसे लिख लो कि जैसे जैम है, जनधन, आधार, मोबाइल। कौन सी पॉइंट? एक तो लोन लेना, फाइनेंशियल इंक्लूजन में क्रेडिट अवेलेबिलिटी हो गई नीचे तक इंस्टीट्यूशन के थ्रू। जनधन, आधार और मोबाइल वो तो एक्चुअली में एक पॉइंट है, उसका विशेषता डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की। लेकिन इसका जो बैंकिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन है उसमें क्या है, वित्तीय सेवाएं। वित्तीय सेवाओं में क्या आएगा, बोरोइंग और लेंडिंग, उधार लेना उधार देना, ये सेवाएं, बीमा सेवाएं, लो इन ये सब सेवाएं ग्राउंड लेवल तक, लार्जर पब्लिक तक, मतलब सभी के पास पहुंचे। इसीलिए एक्चुअली इसी को फाइनेंशियल इंक्लूजन कहा जाता है कि सभी वर्गों के लोगों को वित्तीय सेवाएं मुहैया कराना। ठीक, अब उसमें बेनिफिट क्या क्या होगा बताया कि उसमें जो मेन फोकस किया गया इन्हीं पे कि इंस्टीट्यूशनल लेंडिंग बढ़ सके। जैसे डिफरेंट काइंड ऑफ बैंक जब बनाए जा रहे थे तब भी दिक्कत हुई, कई लोग बैंक में खाते ओपन करवाते थे। अब उसमें देखेंगे आप, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में कहा गया खाता खुलवाइए आप, उसमें सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि योजना आएगी ना, उसमें भी प्रोत्साहन दिया गया कि आप बच्चों के लिए करिए, ये चीज़ें आपको फायदा हो जाएंगी उससे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो था ना, वो तो दूसरा है, ये सुकन्या समृद्धि योजना उसी का सब पार्ट। सुकन्या समृद्धि योजना जो है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक यूनिवर्सल स्कीम है, उसी के नीचे डाला गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक्चुअली स्कीम ऐसी कुछ नहीं है, वो एक्चुअली में एक एडवर्टाइजमेंट है लोगों के एटीट्यूडल चेंज के लिए कि आप जो भ्रूण हत्या या ये सब चीज़ें जो हो रही हैं बेटियाँ, उन सब पे रोकने के लिए, जेंडर पैरिटी बनी रहे। सेक्स रेशियो क्या है इंडिया का, किसी को पता है? और यूपी का कितना है? लड़कियां ज़्यादा हैं लड़के ज़्यादा हैं? लड़के ज़्यादा हैं, कितने? लड़के 912 है, 928 है, 928। किसको पता है सेक्स रेशियो? इंडिया का सेक्स रेशियो किसको किसको पता है? इंडिया का 912 1000 है। देखो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग सेक्स रेशियो क्या है? कितना? 2022 के दिखाना वो NHS सर्वे 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग सेक्स रेशियो कितना है? देखो 940 और 943 दो डाटा दे रहे होंगे। 940 ना, करेक्ट। और यूपी का कितना है? उत्तर प्रदेश का सेक्स रेशियो कितना है? नौ सौ बारह है ना, 912 18 है, 918 है, 918 है ना। ठीक है, अब देखो सेक्स रेशियो एक्चुअली में कम, इसमें क्या किया गया, इसमें कहा गया जो भ्रूण हत्या थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत, उसमें जो अकाउंट खुलवाएंगे आप अपनी बच्चियों का, उसमें वो इनकरेज किया गया लोगों को कि जो आप सोच रहे हो कि पढ़ाई लिखाई और शादी ब्याह के लिए इन सबका जो बर्डन आप समझते हो लड़कियों के लिए, आप उसके लिए सरकार भी कुछ न कुछ योगदान देगी। तो डिफरेंट काइंड ऑफ जो, जैसे देखोगे एजुकेशन रिलेटेड कई चीज़ें स्कीमें चलाई गई कि बच्चियों के एजुकेशन को हम क्या करेंगे, फ्री कर देंगे 12th तक, ग्रेजुएशन तक।
ये सब चीज़ें की गई। और कई मॉनेटरी बेनिफिट भी दिए जाते हैं। कुछ चीज़ें जैसे प्रोत्साहित किया जाता है अगर लड़कियाँ टॉप कर रही हैं। और कई बार बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मीडिया को भी कहा जाता है आप बढ़ा चढ़ा के दिखाइए कि लड़कियों ने टॉप किया है, जिससे लोग इनकरेज हो सोसाइटी में। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब डीबीटी, अब फाइनेंशियल इंक्लूजन से डीबीटी वाला डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, सुना होगा ना। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वाला फायदा, डायरेक्ट बेनिफिट अब सबके अकाउंट में आने लगा ना। एलपीजी वाला, सिलेंडर वाला हो, चाहे यूरिया, किसान सम्मान निधि है, सब्सिडी वाला है, सब डायरेक्ट। किसान सम्मान निधि है, ये सब किस में आती है? डायरेक्ट अकाउंट में आती है। इसमें लीकेज खत्म हो गया ना, बीच में अदरवाइज 10 जगह चक्कर मारो, पता चले बिचौलियों का काम खत्म, सीधा वहाँ गवर्नमेंट से हुआ, आपके आधार से लिंक है, वो आपके अकाउंट में आ गया। ये सब बेनिफिट में है, ये सब लिखते जाइएगा। और जन, इसमें एक फोकस किया गया जैन का, जन धन आधार से लिंक किए गए ना सारे अकाउंट, आधार से लिंक किए गए। मोबाइल से आपको पता चल रहा है, मैसेज आ रहा है आपके पास, मोबाइल से आप सारी चीज़ें, आपके नंबर रजिस्टर है वहाँ पे। जनधन हो गया, आप जनधन मतलब जनधन अकाउंट हो गया। आधार कैसे लिंक है, मोबाइल पे आपसे कैसे अपडेट पा रहे हैं, मोबाइल नंबर भी अपडेटेड है ना वहाँ पे। इन तीनों को फोकस करके डीबीटी स्कीम, एक्चुअली में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वाली स्कीम चलाई गई। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन में ये फायदे हुए इसके। अब इसमें सबसे बड़ी स्कीम फाइनेंशियल इंक्लूजन की कौन सी थी? प्रधानमंत्री जनधन योजना। उसमें 3 स्कीमें थी। उसी प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत अगर आप देखोगे, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत एक तो हो गया प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, एक हो गया अटल पेंशन योजना, एक हो गया पीएम सुरक्षा बीमा योजना, एक हो गया अटल पेंशन योजना, एक है पीएम जीवन ज्योति योजना, एक है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और एक है डेथ वाले पे, और एक है क्या अटल पेंशन योजना मतलब सोशल सिक्योरिटी टाइप की। ये सारी सोशल सिक्योरिटी स्कीमें हैं ना, सभी सोशल सिक्योरिटी स्कीमों की पहुंच कहाँ तक पहुंची है? नॉर्मल पब्लिक तक। जिन पे इंस्टीट्यूशनल एक्सेस पहले नहीं था, तो कम से कम कुछ हद तक तो बेनिफिट पहुंचा। अब उसके बाद आयुष्मान भारत स्कीम भी चलाई गई इसी के बेसिस पे ना, आधार से लिंक करके। अब उसमें डिफरेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए कुछ स्कीमें और भी चलाती है। जैसे बैंकिंग ब्रांचों को और ज़्यादा ओपन करने के लिए बोला गया। अब कंसल्टेशन आप बैंक किए जाएंगे तो वो ज़्यादा ब्रांचेस खोलेंगे ना, उनके ऊपर ये कहा गया कि और भी ब्रांचेस और छोटी छोटी जगहों पे जहाँ पे ब्रांचेस नहीं है वहाँ पे भी आप खोलिए। और जो उसमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस उनकी की गई थी, कहीं कि हमें ज़्यादा रनिंग कॉस्ट आएगी या फ्रिल अकाउंट बनेंगे, उस पर भी गवर्नमेंट ने कुछ अपना फंडिंग दिया है उनको। गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है वो सब की वजह से। और जब सब पैसे मार्केट में आ गए तो वो ओवरऑल इकोनॉमी को भी बेनिफिट किए ना, जो सबके पास एक्चुअली में पैसे पड़े थे होल्ड, तो अब जब नीचे लेवल तक सबको एक्सेस हो जाएगा, उससे बेनिफिट होगा ना लोगों को। और एक कॉन्सेप्ट है इसमें कोर बैंकिंग का अगला, इसमें और ज़्यादा आप प्रॉस कॉन्स आप लोगों को खुद पढ़ना पड़ेगा और खुद सोचना पड़ेगा, ठीक है। मैंने एक ओवरऑल इसका कंसेप्ट बता दिया, क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं वो आप देख लीजिए। अगला है एक कोर बैंकिंग का कॉन्सेप्ट।
आप ये जानते हैं कि सारे बैंक एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड ब्रांचेज हो गई है ना। पहले एक्चुअली में इंटरनेट जब नहीं था, अभी सारी ब्रांचेज इंटरनेट कनेक्टेड हो गई है ना। अभी सारी सुविधाएं आप अकाउंट कहीं भी खोलो, पैसा कहीं भी निकाल सकते हैं, एटीएम से कनेक्टेड हो गए, या सारी CBS एक्चुअली में कहते हैं, कोर बैंकिंग सोल्यूशन, CBS इसको कहते हैं ज़्यादातर। कोर बैंकिंग एक्चुअली बेसिकली कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, आप ऐसे ही समझ सकते हैं। कोर बैंकिंग मतलब सब डिजिटलाइज कर दिए गए, सब एक दूसरे से लिंक, लेजर, सारी चीज़ें ऑनलाइन और नेटवर्किंग के थ्रू हो रही है। तो आप देश के किसी भाग में घूमिए, आपको पैसे कैरी करने की ये सब की समस्या खत्म हो गई। आप एक जगह ब्रांच में, वरना पहले पता चलता जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है उसी ब्रांच से पैसे आप निकाल सकते थे। ऐसा नहीं कि SBI की किसी भी ब्रांच से आप पैसे निकाल सकते थे। ये सब समस्याएं थी पहले, बहुत दिक्कतें होती थी। तो अब वो सब समस्याएं नहीं रही। पैसे क्लियरिंग में ऑनलाइन ही सब कुछ हो जाता है। जैसे UPI भी कोर बैंकिंग का अगला बढ़ता हुआ स्वरूप है। हर चीज़ों को जैसे जैसे आगे बढ़ाया गया, तो उन चीज़ों का ही बढ़ता हुआ डिजिटलाइज फॉर्म कोर बैंकिंग में मेनली है कि सारी ब्रांचों को किसी एक बैंक में कनेक्टेड किया गया। इंटरकनेक्टेडनेस बैंकिंग के बीच बढ़ी, उससे क्या हुआ, इजीली सर्विसेज सबके पास पहुंचने लगी और टाइमली। वरना बहुत टाइम लग जाता, आपको पैसे चाहिए यहाँ पे कहीं और आप बिजनेस करने गए तो पैसे ही नहीं अवेलेबल वहाँ पे, आपको पर्टिकुलर शहर का ही चाहिए। तो उससे क्या होगा, बहुत सी चीज़ों में दिक्कत आएगी ना, आप कहाँ पे जाएं पैसे लेके, और दूसरा आपको कैश कैरी करना पड़ता है। अब वो सब है नहीं। ये सब कोर बैंकिंग के बेनिफिट और फायदे। कोर बैंकिंग का मतलब यही है कि डिजिटलाइज फॉर्म में और एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड और नेटवर्किंग के थ्रू सारी ब्रांचेज, इंटरकनेक्टेडनेस बैंक, ये सब लागू हो। कोर बैंकिंग की हिंदी क्या दी है कभी किसी ने खोला है? कोर बैंकिंग ही लिखा है ना। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग आएंगे टैक्स सिस्टम। अगला पॉइंट है टैक्सेशन। अगला टॉपिक है ये, ठीक है, मतलब अगला चैप्टर टैक्सेशन, कर। हिंदी में कर बोलते हैं टैक्सेशन। टैक्स क्या होते हैं, ये इनवॉलेंट्री मतलब अनैच्छिक, एक ऐच्छिक होता है, एक अनैच्छिक होता है ना कर। अभी हम डेफिनेशन बता रहे हैं। ऐच्छिक एंड अनैच्छिक टर्म जानते हैं ना आप लोग, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। अपनी इच्छाओं से, इसमें ये अनैच्छिक होता है, पता नहीं होता। ये अनैच्छिक फीस होती है जो इंडिविजुअल और कॉर्पोरेशन पे लेड की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, और इन्फोर्स किया जाता है गवर्नमेंट के एंटिटी द्वारा। गवर्नमेंट की जो डिपार्टमेंट है उनके द्वारा इन्फोर्स किया जाता है, मतलब आपको देना ही देना है। अनैच्छिक है, या पे ये फीस जो लगाया जाएगा, लेवी किया जाएगा, इंग्लिश में इनवॉलेंट्री नेचर का होता है। इंग्लिश वाले इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री नेचर, और हिंदी में अनैच्छिक, अनैच्छिक ही कहते हैं ना वो टर्म। तो टैक्स का मतलब तो यही होता है
या आप कुछ सर्विसेज आप चाहें तो कोई प्रोडक्शन करें, उस पर जो कुछ गवर्नमेंट अपनी फीस लेगी, गवर्नमेंट फीस लेती क्यों है? आज तक किसी ने सोचा टैक्स लेती क्यों है सरकार? उसके लिए फीस नहीं कर लेती सरकार, हर जगह जो सुविधा देती है उसके पैसे तो लेती टैक्स लेगी, रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए, है। रेवेन्यू इकट्ठा करवाता है। कुछ बताओ, टैक्स ले लेके क्या फायदा? सरकार क्या क्या करती है? टैक्स लेती क्यों? टैक्स लेकर हमारी स्कीम्स निकालती है, रेवेन्यू इकट्ठा कर। कभी ये दिमाग में नहीं होता तो सरकार के पैसे ही सरकार छाप के पैसे दे, टैक्स हमसे क्यों लेती है? मनी ऑलवेज सर्कुलेशन में काम करते हैं। एक तरफ से फ्लो रहेगा, वो वापस आएगा नहीं तो फिर मनी खत्म हो जाएगी। हाँ, तो टैक्स वैल्यू में क्या क्या टैक्स कर लगाए? एक्चुअली में कर उस हिसाब से लगाए जाते हैं कि सबके पास पैसे सेम तो नहीं है ना। इकोनॉमी में सबके पास पैसे और सबके पास पैसे सेम होने चाहिए। जो वीकर सेक्शन पैसे नहीं बना पा रहा है उसके लिए जो बेनिफिट होगा तो वो कहीं से टैक्स निकालेगी, कहीं पे वो उसका इन्वेस्टमेंट, जैसे एजुकेशन सेक्टर हो गया, सब्सिडी हो गया, डिफरेंट सब्सिडीज हो गई डिफरेंट सेक्टर्स को, ये सब सरकार उसी के थ्रू तो दे रही है। रेवेन्यू जो जनरेट कर रही है टैक्स से, तो उसमें क्या होता है कि मनी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन सबके बीच में बना रहे, रिसोर्सेज का किसी एक के पास एक्यूमुलेट होकर ना रह जाए। तो टैक्सिंग सिस्टम ऐसे ही लगाया जाता है और लोग अकाउंटेबल बने रहें। कोई भी चीज काम करें तो लोग, पब्लिक भी अकाउंटेबल रहेगी, सरकार की अकाउंटेबिलिटी सेट रहेगी पब्लिक के प्रति, क्योंकि हम टैक्स दे रहे हैं तो हम सरकार से जवाब मांगेंगे ना। लोग क्या बोलते हैं कि हम टैक्स दे रहे हैं आपको, तो हमारे पैसों का यूटिलाइजेशन आपको जहाँ पे करना है प्रॉपर वे में करना है, करप्शन नहीं होना है। बट होना नहीं होता क्या, ये भी सच्चाई है। और कई लोग टैक्स से डिफाइंस भी करते हैं कि टैक्स टाइम पे जमा नहीं करते हैं। ठीक, तो टैक्स ओवरऑल जो गवर्नमेंट की अदर स्कीमें चलती हैं, अदर सेक्टर्स, अदर सेक्शन ऑफ सोसाइटीज को जिनके पास बेनिफिट नहीं पहुंच रहे हैं, सरकार का काम है इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब पे जो फोकस करना, बेसिक चीज़ों पे, हॉस्पिटल, एजुकेशन, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब पे वो पैसे लगाती है वहाँ से उठा के। अपनी सुरक्षा भी हमारी सिक्योरिटी, सेना, ये सब कहाँ से हो? यही सबसे तो होगा, ऐसे पैसे सर्कुलेट होंगे ना। और जो सुविधाएं देने के लिए ह्यूमन रिसोर्स जो सरकार के पास है, उनकी सैलरी में तो उसी सब से आती है ना। पैसे और टैक्स सब कई बार नहीं कहते, हम प्राइवेट वाले कहते हैं कि हम टैक्स देते हैं कि गवर्नमेंट की सैलरी मिलती है, जबकि वैसे देखा जाए गवर्नमेंट वाले भी सैलरी देते हैं, इनमें टैक्स कटता है उनके लिए। सबकी नौकरी है, सभी अपना काम कर रहे हैं। तो ये रहता है। टैक्स कितने टाइप के होंगे? 2 टाइप के लिए, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर। लिखते रहिए आप लोग, जो चीज़ें जहाँ लगे ना अपने आप नोट्स बनाते रहिए, कोई कहना ना पड़े। मतलब जो टर्म आपको लग रहा है कि आपको भूल सकता है या जो लग रहा है नया मिला आपको, वो चीज़ें आप ट्री डायग्राम, फ्लो चार्ट जैसे मर्जी वैसे बना के रखिए। वो 1-2 वर्ड ही आपके बहुत काम आ जाएंगे, आपको याद रहेगा वो, आपको ये चीज़ें रिलेट करके याद आ जाएंगी जब आप लोग पढ़ते रहेंगे टाइम से। डायरेक्ट टैक्स क्या होगा? प्रत्यक्ष कर क्या होगा? और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। हाँ बोलो ना, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट टैक्स क्या होगा? प्रत्यक्ष कर। डेफिनेशन बतानी है। व्यक्ति, इंडिविजुअल है, इंस्टीट्यूशन, किसी भी। अप्रत्यक्ष कर क्या होगा? कोई और वस्तु और सेवा पर लगाया चीज। डेफिनेशन बताओ थोड़ा। डायरेक्ट किसी व्यक्ति पर नहीं लगाया जाता। कुछ है नहीं इसका।
हाँ इक्वली लगता है, ये भी सही है। किसी उत्पाद पर लगाया जबकि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि वो वेरी करता है इनकम के हिसाब से, ये भी सही है। तो डेफिनेशन जनरली वही है जो आप लोग बता रहे हैं, इसमें कुछ नहीं है। टैक्स पेयर्स डायरेक्टली पेज टू गवर्नमेंट, ये होगा डायरेक्ट टैक्स में। अच्छा, जो टैक्स पेयर है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करता है, जैसे आपकी सैलरी को लगता है, इनकम टैक्स हो गया। तो डायरेक्ट टैक्स में एक्चुअली में कौन कौन से पॉइंट आएंगे? इनकम टैक्स आएगा, लिस्ट आउट कर लो धीरे धीरे। डायरेक्ट टैक्स लिखो, ऐसे ही बना लो सर्किल, डायरेक्ट टैक्स लिखो, उसके बाद एरो बना दो। इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कारपोरेट टैक्स, ये सब हिंदी में भी यही कहे जाते हैं ज़्यादातर, इसीलिए मैं हिंदी में ही बोल रहा हूँ किसी की। और हिंदी शुद्ध हिंदी में अगर अनुवाद करने जाओगे तो वो याद नहीं होगा। इनकम टैक्स को आयकर कहते हैं। वेल्थ टैक्स धन कर कहते हैं हमारी समझ से उसको। कारपोरेट टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स, धन डेथ ड्यूटी टैक्स, वो भी डायरेक्ट टैक्स है लेकिन उसको हम लिखा नहीं है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स में बड़े बड़े पॉइंट है, और भी कई टाइप के हैं, ऐसा नहीं हमने मेन पॉइंट लिखा है। सिक्योरिटीज मतलब प्रतिभूतियां, ट्रांजैक्शन टैक्स मतलब ट्रांजैक्शन मतलब हिंदी समझते हैं ना आप लोग, जो ट्रांजैक्ट करते हैं, खरीदेंगे फरोख्त करेंगे, उसमें ट्रांजैक्शन आता है ना बैंकिंग वाला ट्रांजैक्शन। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन एक्ट, प्रतिभूतियां ट्रांजैक्शन टैक्स कहते हैं उसको। और इनडायरेक्ट टैक्स में देख लीजिए क्या क्या आता है। ये एक्चुअली में कहाँ पे इम्पोज किया जाता है? मैन्युफैक्चरर और सेल्स गुड्स ऑन एंड सर्विसेज पे। इम्पोज्ड ऑन द मैन्युफैक्चर और सेल्स, मतलब जहां उत्पादन और बिक्री वाला होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, वहां पे ये इसका अप्लाई किया जाता है। मैन्युफैक्चर एंड सेल्स ऑफ गुड एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज के जहां पे उत्पादन होगा, गुड्स एंड सर्विसेज का जहां पे उत्पादन होगा और जहां पे बेचा जाएगा, वहां पे जो टैक्स लगेगा उसे इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। ठीक है, अब इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आता क्या क्या है, वो भी ऐसे ही सर्किल बना लो आप, अप्रत्यक्ष कर ली। तो एक तो हो गया सर्विस टैक्सेस, थोड़ा तेज लिखिए। सर्विस टैक्सेस, इंटरटेनमेंट टैक्सेस, कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, लग्जरी टैक्स एटसेट्रा, और भी हैं बहुत से, जिस आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये मेन हमने आपको बता दिया। ठीक, तो ये फील्ड हो गए लगभग इन सब डायरेक्शन में। डीबीटी आपको एक्चुअली कई बार प्रीलिम्स में ये पूछ लेता है, टीसीएस में भी, यूपीएससी में कौन कौन सा टैक्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंतर्गत आता है। हाँ, जीएसटी लिस्ट पूछता है कई बार, जीएसटी के अंदर कौन कौन से टैक्स शामिल किए गए हैं, तो वो आप लिस्ट एक बार देख लीजिएगा। अभी आगे हो सकता है बताएं, कुछ लिस्ट बताएं, कुछ हो सकता है आपको देखनी पड़ेगी। ठीक, अब कितने मेथड और कुछ मेथड्स होते हैं टैक्सेशन के। टैक्स लगाने की सरकार जो लगाती है उसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं या कुछ मेथड्स हैं।
उसमें 3 मेथड बड़े फेमस हैं, 3 तरीके, ठीक है। एक है प्रोग्रेसिव, एक है रिग्रेसिव और एक है प्रोपोर्शनल। हिंदी में इन सबको कहते हैं प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव एंड प्रोपोर्शनल। ये लिख लो आप, पहले मेथड लिख लो ऐसे, मतलब मेथड ऑफ टैक्सेस। मेथड्स ऑफ टैक्सेस में लिखिए प्रोग्रेसिव, अभी उसकी हिंदी बता रहे हैं, रिग्रेसिव, एंड प्रोपोर्शनल। प्रोग्रेसिव की हिंदी होगी प्रगतिशील, रिग्रेसिव की क्या हिंदी दिया? प्रतिगामी, और एक प्रोपोर्शनल, अनुपात, समानुपातिक। ये 3 मेथड है। प्रोग्रेसिव में एक्चुअली में क्या होता है, जैसे इंडिया में जो टैक्स सिस्टम है, इनकम टैक्स सिस्टम, वो प्रोग्रेसिव कहा जाता है। तो प्रोग्रेसिव क्या हुआ यहाँ, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ गई है वो टैक्स उसी के अकॉर्डिंग बढ़ता जाएगा। जैसे कहा जाता है कि इतने से इतने, बजट आप लोग सुनते होंगे, कई बार न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, इतने से इतने इनकम रेंज में इतना परसेंट रहेगा, 10% रहेगा। 10 लाख से ऊपर या 20 लाख से ऊपर इनकम गई तो 30% हो जाएगा, या कहीं पर 25%, कहीं 15%। ऐसे ऐसे एक्चुअली में टैक्स रेट्स के अलग अलग स्लैब हैं टैक्स के। ये क्या है, इसमें कह रहे हैं कि आप जैसे जैसे इनकम बढ़ाते जा रहे हैं अपनी, उसके अकॉर्डिंगली ही टैक्स के रेट भी बढ़ते जा रहे हैं। आपकी इनकम कम है, जैसे 10 लाख से कम इनकम है तो क्या कहा जाता है कि 10% की आपको टैक्स देना है, कुछ ऐसा रखा गया। लेकिन जैसे ही 10 लाख के ऊपर आपकी इनकम बढ़ी, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं क्या फिगर है टैक्स का स्लाइड के, लेकिन आप देखेंगे तो उसी हिसाब से प्रोग्रेसिव, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी आपकी ना, वैसे वैसे टैक्स के स्लैब का प्रोग्रेसिव वो परसेंटेज बढ़ता जाएगा। इसे क्या कहेंगे, प्रोग्रेसिव कहेंगे। रिग्रेसिव में क्या होगा, रिग्रेसिव टैक्सेशन क्या होगा, जो सेल्स टैक्स आप पे करते हो, एक्चुअली रिग्रेसिव टैक्सेशन ये हुआ कि किसी की इनकम कम, किसी की बहुत ज़्यादा है, लेकिन तब भी सबको एक्चुअली में टैक्स लगभग बराबर पे करना पड़ रहा है। अगर सेल्स टैक्स की बात करो, कोई सामान खरीदने गए आप, वो सामान के अनुपात में आपने सामान ज़्यादा खरीदा, टैक्स सबको लगभग बराबर पे करना पड़ा, ये रिग्रेसिव टैक्स हो गया। मतलब इसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो हुआ नहीं, क्योंकि आप ज़्यादा पैसे का टैक्सेशन का क्या मतलब है, पैसे कहीं से एक जगह से उठाना दूसरी जगह पे हमें लगाना है, जो सेक्शन पे पैसे नहीं है पहुंच, वहाँ तक पैसों की पहुंच बनाना है, और वहाँ पे सर्विसेज की पहुंच और रिसोर्सेज के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने हैं। मेनली ये है ना, तो टैक्सेशन का काम ये है। रिग्रेसिव टैक्स यही कहते हैं, वो प्रतिगामी टैक्स। इसमें सेल्स टैक्स आता है। और अगला है प्रोपोर्शनल टैक्स। प्रोपोर्शनल टैक्स ये होता है कि आपकी जो इनकम है वो फिक्स के अकॉर्डिंग, जैसे 10% रख दिया गया तो सबके लिए 10%, चाहे जितनी जिसकी इनकम रहे। तो अमाउंट तो आपका बढ़ेगा, मतलब जैसे अमाउंट कहोगे तो अगर 10%, 10 लाख का 10%, 20 लाख का अमाउंट तो बढ़ रहा, बट वो प्रोपोर्शनल में रख दिया गया कि 10% है, इसे प्रोपोर्शनल टैक्सेस कहते हैं। जैसे कोई एक स्लैब इनकम टैक्स पे रखी जाती है, जैसे 10 लाख के अंदर किसी का 8 लाख है, किसी का 9 लाख है, किसी का 10 लाख है, या किसी की 6 लाख इनकम है सालाना, उस पर अगर 10% लगभग सभी सेम स्लैब में हो गए प्रोपोर्शनल टैक्स। इंडिया में लगभग दोनों ही लागू हो रहे हैं।
एक स्लैब जो बनाया जा रहा है प्रोपोर्शनल भी, प्रोग्रेसिव सिस्टम भी। स्लैब के अंदर देखा जाए तो हमारा प्रोपोर्शनल है, क्योंकि स्लैब के अंदर भी डिफरेंशिएशन भाई, किसी की 6 लाख इनकम है, किसी की 10 लाख इनकम है, और 10% दोनों में रख दिया गया है। तो क्या है यहाँ प्रोपोर्शनल टैक्स है ना। और प्रोग्रेसिव ये हो गया कि अगर स्लैब देखोगे 10 लाख, 10 से 20, 10 से 25 लाख, 10 से 1 लाख से 1 करोड़ के बीच की इनकम, तो ये हो गई प्रोग्रेसिव टाइप की। एक आता है टैक्स सिस्टम में, एक्चुअली ये 3 मेथड मेनली हो गए। अब आगे आते हैं कुछ और नोट्स, कुछ और पॉइंट्स ऐसे हैं। एक आता है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन। रेट्रोस्पेक्टिव की हिंदी क्या दिया है? रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन। रेट्रो RETRO रेट्रोस्पेक्टिव SPECTIV। इस टैक्स को लेके कई बवाल हो चुके हैं इंडिया में। अभी जैसे जनरली गवर्नमेंट के ऊपर ही कई बातें कही गई। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स ये होता है कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कोई लॉ आज लागू अगर किया जा रहा है पार्लियामेंट या गवर्नमेंट स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू, वो लॉ आज से वैलिड माना जाएगा, इसके पीछे नहीं। बट रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स में गवर्नमेंट क्या कह रही है कि हम कोई रूल अगर आज लाते हैं टैक्स का कि इन चीज़ों पे भी टैक्स लगेगा या ये चीज़ें लगी, वो क्या कह रही है गवर्नमेंट, क्या कर रही है कि अगर मान लिया आज क्या डेट है, 4 तारीख है, 4 नवंबर 2022 को कोई टैक्स रूल ले आती है, तो होना क्या चाहिए टैक्स के रूल। अब इसके बाद जो डेटें आएंगी आगे उस पर ये टैक्स लागू होना चाहिए। बट यहाँ पे रेट्रोस्पेक्टिव में क्या हो रहा है, पीछे भी चली जा रही है सरकार, कह रही है कि हम रूल तो आज लाए लेकिन टैक्स कब से ले रहे हैं कि आपकी जो इनकम आज से 4 साल पहले थी उस पर भी हम टैक्स लेंगे। नहीं समझ रहे यार, कोई रूल अगर जैसे आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, अब आपको टैक्सेशन सिस्टम आज तक का जो रूल है वो पता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने बिजनेस मैनेज कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग टैक्सेस पे कर रहे हैं। अब फिर कल को कोई सरकार दूसरा रूल ला देती है, जब नया रूल आएगा आप क्या चाहेंगे कि जिस दिन से रूल आता है उसके बाद से वो रूल अप्लीकेबल होगा, उसके अकॉर्डिंग हम टैक्स पे करेंगे। लेकिन अब सरकार आपसे कह दे कि अगर रूल तो मान लिया आज तो ले आए हैं, लेकिन आप जो पुराने प्रॉफिट कमाए हुए हैं हम उस पर भी यही रूल अप्लाई करेंगे, यही टैक्स रूल जाके वहां भी अप्लाई करेंगे पुराना। वैसे तो देखा जाए आगे से अप्लाई होना चाहिए ना, आज के बाद से, आज रूल आया आज के बाद से लागू होना चाहिए ना। बट ये पुराने इनकम और पुराने जो आपके संसाधन उस पर भी टैक्स कहेगी, हम उस पर लेंगे, समझे। जैसे आज 10% अगर हम कहें 10% आप पे कर रहे हो और हम इस पे कह रहे हैं 11% तक हो जाएगा आज के बाद से, मतलब अब हम कह रहे हैं कि 11% टैक्स लेंगे। अब लेकिन 11% आज के बाद से तो ले ही रहे हैं, फिर हम कह रहे हैं नहीं जिसके पहले जो इनकम हुई उस पर भी 11% लेंगे सरकार का। लेकिन यहाँ पे ये कहना है कि ये जो टैक्स सिस्टम हम ले आए हैं ना, जो रूल्स मतलब बनाया गया ये इसलिए बनाया गया कि जो लोग लूप होल रूल्स में ढूंढ के टैक्स नहीं पे किए हैं उनके ऊपर हमने अप्लाई किया है। उस पर्टिकुलर लूप होल पे हमने अमेंड किया टैक्सेशन में और उस पे अप्लाई करेंगे, सारे पे नहीं। जैसे कई लोग क्या करते हैं टैक्स के रूल्स जनरली कोई भी होते हैं लोग मैनिपुलेट नहीं कर देते हैं,
तो जो आप मैनिपुलेशन कर रहे हैं रूल्स का, उसको सरकार को उसका तोड़ मिला और सरकार ने उसको क्या किया, फिक्सअप कर दिया कि ये चीज़ हम और कंडीशन डाल देंगे। तो वो जो लूप होल जिसके थ्रू आप टैक्स एवॉइडेंस कर रहे हैं, मतलब टैक्स डिफेंस कर रहे हैं, मतलब टैक्स को पे नहीं कर रहे हैं, जिस चीज़ को आप बेनिफिट उठा के, उसको अगर हमने एक कंडीशन वहाँ पे और डाल दी तो वो क्या हो गया, आपको पे ही करना पड़ेगा ना। लेकिन उस लूप होल की वजह से जो आपने बेनिफिट उठाया है, हम वहाँ पे टैक्स लगाएंगे, चाहे आप 4 साल पहले, 10 साल पहले, चाहे 20 साल पहले वो रूल नहीं था तब भी हम मानेंगे। क्योंकि आप सरकार का मानना या किसी भी रूल का मानना ये होता है कि आप अपने एसेंस से टैक्स पे करो, मतलब एथिकल वे में, एक एथिक्स है आपका टैक्स पे करना। आप उसमें मैनिपुलेशन में मत जाइए, आप उसको किसी वे में और मोड़ के, मतलब आपको कुछ भी कहा जाए सीधे रास्ते वहाँ पहुँचना है, तो आप वहाँ पहुँचने के बजाय 50 तरह के और हथकंडे अपना के बहानेबाजी करते ही हैं सर। तो कुछ न कुछ हथकंडे अपनाए जाते हैं ना तोड़ने के। उन हथकंडों जहाँ पे आप तोड़ रहे हो उसको और कंडीशंस कर दिया जाए। आप पता चले हम कहें उस दरवाजे तक पहुँचना है, कोई यहाँ से ऐसे ऐसे घूमते हुए वहाँ पहुँच रहा है, कोई सीधा पहुँच रहा है, डायरेक्टली टाइम सेव कर रहा है कि हाँ टाइमली काम कर देगा, कोई उधर से वहाँ से घूमते हुए उस दरवाजे से उधर से आ रहा है। तो हमें क्या दिख रहा है कि लोग कर तो रहे हैं, लेकिन हमें जो टाइमिंग में वहाँ पे लोगों को पहुँचाना है सर्विसेज, या जो कहना है कि उस दरवाजे तक इस टाइम में पहुँच जाना है, लेकिन लोग 50 तरह के हथकंडे और अपना रहे हैं। उसमें हम कंडीशंस कर दें कि इतनी ही दूरी में चीज़ें तय करनी है, दूरी नहीं बढ़नी, इसी दूरी में इतने टाइम में कम करनी, तो लोग ज़्यादातर क्या करेंगे, सीधे रास्ता पकड़ने लगेंगे। तो वही चीज़ें टैक्सेशन में जो लूप होल होते हैं, लूप होल मतलब समझ रहे हैं क्या लूप होल होता है? लूप होल मतलब नहीं समझ रहे हैं? लूप होल समझ में आ रहा है क्या मैं कह रहा हूँ? लूप होल मतलब कई रूल्स और कंडीशन से बनाए जाते हैं, कोई एक कंडीशन ऐसी मिसिंग हो वहाँ पे कि उस कंडीशन में आपको ये दिख जाए कि यहाँ पे ये चीज़ फायदा उठाया जा सकता है, इस रूल से बचा जा सकता है। अरे यार सिंपल सी बात, हेलमेट पहनने वाली भी पुलिस ना खड़ी हो तो हेलमेट ना पहनने के 50 एग्जाम्पल देते हो ना आप लोग, तो लूप होल का यूज करते हो ना, बहुत से जुगाड़ करते हैं लोग। हेलमेट एक प्रेस्क्राइब्ड और स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए पहनने के लिए जब भी हम बाइक चलाते हैं। लेकिन लोग क्या करेंगे कि पता चलेगा छोटा सा हेलमेट ले लिए, या पता चला वो इंडस्ट्रियल वाला हेलमेट, यहाँ तक कान भी सेफ नहीं, कुछ नहीं, ये क्या कर रहे हैं? ये सेफ्टी प्रिकॉशंस थोड़ी है। हेलमेट वैसे सबको पहनना चाहिए, किसी को भी हेलमेट के विदाउट 1 किलोमीटर कहीं भी जाना है, विदाउट हेलमेट के गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। स्टार्टिंग में दिक्कत होती है बट विदाउट हेलमेट नहीं जाना चाहिए। अभी लास्ट ईयर मेरी जान भी हेलमेट की वजह से बची थी, क्योंकि ट्रैक्टर चढ़ गया था पूरा, हेलमेट टूट गया, मेरे सर पे कहीं कुछ चोट नहीं आई, पैर टूटा था मेरा, ट्रैक्टर ट्राली दोनों चढ़ गए थे, बाइक से जा रहा था, बट 1 ही किलोमीटर में घर से निकला था वहाँ पे, तो मुझे हेलमेट की कीमत पता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर मेरे पास हेलमेट ना होता तो हमारी जान बचनी मुश्किल थी, क्योंकि हमारे सर पे बहुत चोट है। क्योंकि जब जान सकते हो हेलमेट टूट सकता है तो मेरे सर की क्या हाल होती वो तो मुझे पता है। तो हेलमेट पहनना बहुत कंपलसरी है, और अच्छे हेलमेट जो फुल हेलमेट होते हैं पूरा मुंह तक रहते हैं और नीचे वो बंधा होना चाहिए डोरी, हेलमेट निकलना नहीं चाहिए। कोई भी लड़का लड़की कोई भी चलाए, दोनों, चाहे राइडर हो चाहे पिलियन हो, मतलब बैठने वाला पीछे हो चाहे आगे वाला, बाइक पे दोनों का हेलमेट कंपलसरी होना चाहिए। वैसे तो आपकी अपनी सेफ्टी के लिए, सरकार की सेफ्टी के लिए नहीं है कि पुलिस वाले दिख गए तभी हेलमेट लगाना है। और चाहे आप 10 कदम चलिए हेलमेट जरूर पहनिए, इसीलिए कहा जाता है 10-15 मिनट भी चलिए हेलमेट जरूर पहनिए। तो यहाँ पे जो डिफरेंस होता है उसी को होल कहते हैं लोग। कोई बहाने, या पुलिस सामने चेक कर रही है तो किसी और गली से निकल लेना, या वापस गाड़ी मोड़ लेना, और वहाँ पे अगर मतलब पुलिस से पकड़े नहीं गए तो आके फिर हीरोगिरी करना लोगों के बीच में, देखो मैंने उल्लू बना दिया उसको।
वो हमें पकड़ नहीं पाया आज तक। ज़्यादातर पब्लिक क्या कर रही है, हेलमेट उनको अपने एसेंस क्या है यहाँ पे, पब्लिक सेफ्टी। एसेंस तो यहाँ पे पब्लिक सेफ्टी का है ना, बट वो रूल्स का डिफेंस क्यों कर रहे हैं, हीरो दिखाने के लिए, चालाकी दिखाने के लिए, नुकसान अपना कर रहे हैं वो। देखा जाए तो नुकसान किसका है इसमें, हेलमेट ना पहनो भाई, नुकसान किसका है, हमारा थोड़ी, वो सरकार का क्या है। लेकिन आप पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है आपकी सेफ्टी के लिए, क्योंकि सरकार भी आप ही से लोगों से बनी है तो आपकी सेफ्टी का ध्यान रखेगी वो, इसलिए वो रूल इम्प्लीमेंट कर रही है। वही एसेंस यहाँ पे जो लोग रूल्स को एक्चुअली में मैनिपुलेट करके रूल्स को तोड़ने का प्रयास, मतलब इससे हमारे ऊपर रूल्स अप्लीकेबल नहीं होगा, इस रास्ते से हम निकल जाते हैं टैक्स डिफेंस, उसी को लूप होल को फिक्स करती, उसी वे में रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन सिस्टम लाया गया। अब रेट्रोस्पेक्टिव समझ में आया, हिंदी में क्या कहते हैं उसको देख लें। पूर्व प्रभावी, पूर्वव्यापी, पूर्वव्यापी या पूर्व प्रभावी। अच्छा, पूर्वव्यापी कर सिस्टम, कर प्रणाली कुछ कह सकते हैं, पूर्वव्यापी कर प्रणाली। इसका मतलब किसका, इसका मतलब ये है जो पीछे की आया है उस पर लगाया गया। यस, पीछे की आया है उस पर लगाया, और उस पर क्यों लगाया गया, यही लूप होल की वजह से, सब पे नहीं लगाया। लूप होल जो लूप होल का यूज करके टैक्स से बचे हैं उन पे ही लगाया गया। अब अगला एक टर्म आएगा, बीच में हमारी स्पीड पढ़ाने की अब बढ़ेगी कुछ क्लासेस में, बता दे रहे हैं आप लोग साथ में पढ़ते रहिए और किताबें, क्योंकि हमें सिलेबस भी कवर करना है। लगभग 18, 19, 19 क्लासेस हो चुकी हैं, धीरे धीरे 18 क्लासेस हो चुकी हैं, 15 क्लासेस लास्ट मंथ, 3 क्लासेस इस मंथ हो गई, तीसरी क्लास है। एक टर्म आता है टैक्सेशन में बहुत ज्यादा, एड वैलोरम। हिंदी में इंग्लिश से यही लिखा गया है एग्जाम में, कोई एग्जाम में एड वैलोरम को हिंदी में भी हमारे संस्कृत एड वैलोरम ही लिखा जाता है। मिला किसी को? यथामूल्य लिखा है यहाँ पे, लेकिन आपको एग्जाम में एड वैलोरम ही हिंदी में ट्रांसलेशन मिलेगा, बता दे रहे हैं कई हम कई एग्जाम में फेस कर चुके हैं, इसलिए बता दे रहे हैं। एड वैलोरम को ऐसे लिख दिया जाएगा, एड वैलोरम, तो आप पता चलेगा इसकी हिंदी ढूंढते बैठोगे तो मिलेगी नहीं है? तो आप हिंदी जान लो, वैसे यथा मूल्य में मूल्य अनुसार, मूल्य अनुसार। जब हिंदी पता ही चल गई तो आपको मीनिंग भी पता चल गई। ये एक तरह का वैल्यू एडेड टैक्स है, और जैसी प्राइस है वैसा मूल्य, तो जैसा टैक्स वैसा टैक्स है उस पर। परसेंटेज टैक्स बेस होता है इसका, परसेंटेज टैक्स बेस, और प्रोड्यूसर के द्वारा लगाया जाता है। हाँ। एड वैलोरम टैक्स एक परसेंटेज टैक्स होता है, बेस होता है वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू एडेड टर्म मैंने एक बार वैल्यू एडेड टर्म पढ़ाया था आपको, कहाँ पे? नेशनल अकाउंटिंग में। वैल्यू एडेड पता है ना, किसी चीज़ में जैसे रॉ मटेरियल लेके जब उसको प्रोड्यूस किया जाए, प्रोड्यूसर ने कोई सामान बना दिया, बताया था ना आटे वाला एग्जाम्पल, आटे
आटे का रेट बढ़ जाता है, गेहूं का रेट कम रहता है, उस पर और चीजें इंग्रेडिएंट मिलके उस पर वैल्यू ऐड कर दी जाती है ना, तो वही वैल्यू एडेड होता है। उसी वैल्यू एडेड पे जो परसेंटेज टैक्स लगता है वो टैक्स क्या है? एड वैलोरम। मतलब वो जो वैल्यू ऐड होके बढ़ा है टैक्स, जैसे आटा और गेहूं वाला एग्जांपल दिया था ना मैंने, कि आटे का दाम बढ़ गया और गेहूं का दाम कम रहता, और भी चीज़ें उसमें फैक्टर्स इन्वॉल्व हुए, तब वो आटे का प्रोडक्ट बना तो उसकी एक प्राइस बढ़ गई ना। आटा और उसके बीच में जो डिफरेंस होगा वो एक वैल्यू एडेड होगा इकॉनमी में ना, उसके दाम में, उसी जो डिफरेंस पे टैक्स लगेगा। इनडायरेक्ट होगा डायरेक्ट? इनडायरेक्ट टैक्स। वैल्यू एडेड मतलब होता मूल्यवर्धन। ठीक है, ये जो वैल्यू ऐड होगा ये प्रोड्यूसर के द्वारा होगा, जैसे जो आटा बना प्रोड्यूसर ने बनाया, उस पर जो वैल्यू एडेड हुआ यही चीज हुआ। जैसे जैसे वैल्यू एडेड बढ़ेगा वैसे परसेंटेज टैक्स बढ़ता जाएगा। वैल्यू एड बढ़ेगा तो परसेंटेज टैक्स बढ़ता जाएगा। ये एग्जाम में एड वैलोरम टैक्स काफी बार पूछा जाता है, पीसीएस वाले एग्जाम में, या डिफरेंट जो टेट वगैरह हैं या कोई और एग्जाम है, इस सब में हमारे साथ सब पैटर्न के क्वेश्चंस भी ऐसे पूछे जाते हैं। एड वैलोरम वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा किसी में पूछा गया था कोई मेरे समझ से, तो पीसीएस में तो पूछा जाता है, काफी पूछा जाता है। एक टर्म और है मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, मैट। मैट मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, इसको हिंदी में, इसकी हिंदी क्या दिया है नहीं पता? मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, मैट। न्यूनतम वैकल्पिक कर, न्यूनतम वैकल्पिक कर। आप लोग वो विजन वाला जो पीडीएफ खोल के रखा करिए ना, उसमें काफी चीजें दी हुई हैं। न्यूनतम वैकल्पिक कर, न्यूनतम वैकल्पिक कर क्या होगा कि सरकार ने ये चीज उसके लिए लाई, इसके सामने अटेंडेंस लगा दी, इसको काउंट कर देना कितने बच्चे हैं आज वाली डेट में ना। न्यूनतम वैकल्पिक कर ये हो गया कुछ चीजों में जिसपे जीरो टैक्स होते हैं। सर ये किसी ने कल की भी है क्या? है? आज का होगा 4 तारीख, सेकेंड में भी किसी ने बाहर दिया होगा हम लोगों को, ये वाला देखो 8 सुबह वाला सेकंड मीटिंग वाला मत देखो, ठीक है। जिसपे टैक्स एक्चुअली में जैसे कई बार होगा डबल टैक्सेशन पीटी, कहीं और ओरिजिन हुआ इस प्रोडक्ट का, वहां पे टैक्स उन्होंने पे किया, यहाँ पे आके टैक्स नहीं पे कर रहे हैं। या कुछ ऐसी वस्तुएं, बड़े बड़े कॉर्पोरेशन है, कुछ ऐसे फील्ड हैं जहाँ पे वो टैक्स उनका जीरो, तो सरकार ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, कुछ एक मिनिमम टैक्स सबको पे ही करना पड़ेगा। किसी भी प्रॉफिट में अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, आपको जीरो टैक्स के बजाय कुछ एक मिनिमम टैक्स कॉर्पोरेट को देना ही पड़ेगा, उसी को मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स कहा गया और कुछ नहीं। इस पे कई डिस्प्यूट भी हैं, कई बार हटा लिया जाता है, कई बार किसी बजट में फिर से
से प्रोविजन डाला जाता है, फिर किसी बजट में पता चलेगा हट जाएगा। यही इसका मेन मतलब है, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, और कोई स्पेशल पर्पस नहीं है इसका। 19 क्या चीज? इसमें नहीं मिल रहा, सब है, बस आगे पीछे होंगे। हमको एक जगह बता देना ना जी, जो टर्म है सारे कोई टर्म के साथ बता देना, इसीलिए बता रहे हैं सारे उसमें। क्या बाद में नहीं डालना है किसी का, ठीक है, हो गया तो नीचे, अदरवाइज बीच में भर दोगे काउंट नहीं होगा किसी का, वो अननेसेसरी फिर बाद में आएगा कि आप ही लोगों की बदनामी होगी कि आपको गलत भरते हैं, क्योंकि मैंने नीचे काउंट करके साइन कर दिया ना उस पर। मेरे बाद किसकी क्लास है? अब नहीं लग पाएगी। अब अगला टॉपिक एक्चुअली में स्टार्ट करना है जीएसटी का। इस टॉपिक का मतलब इसी में टैक्सेशन सिस्टम में ही, तो उसे सोच रहे हैं कल स्टार्ट करें। 8:40 हो गए, 9:40। हाँ, लेकिन आप लोग 2-3 चीज़ों का ध्यान रखिए। पहली बात, अगर सीरियसली आप लोगों को देखिए 5-6 महीने आपके बचे एग्जाम के, यूपीएससी अगर दे रहे हैं चाहे यूपीपीसी, सबके मई जून में एग्जाम है। अगर आप लोग पढ़ाने के साथ साथ नहीं पढ़ेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं देख रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। जितने भी मैं पढ़ा रहा हूँ टॉपिक, सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ में करते चलिए। जैसे जो टॉपिक खत्म हो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पीडीएफ भी दिया हुआ है, सब में एक्सप्लेनेशन दिए हुए अच्छे खासे, आप उसको 2-3 बार पढ़ लेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। आपको लगेगा यूपीएससी वगैरह में इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन इतने टफ नहीं पूछे जाते, चाहे यूपीपीसीएस में तो और ज़्यादा फैक्चुअल है। यूपीएससी में क्या इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन जो टॉपिक पढ़ा दिए गए उसको करने में दिक्कत आ रही है ना, या ही नहीं होगा आपके पास, बताओ करके देखा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं ना आप लोग। तो अगला जो टेस्ट होगा उसमें सारे टॉपिक इन्वॉल्व रहेंगे, शुरू से अंत तक जितना भी पढ़ाए रहेंगे। ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट सैटरडे टेस्ट है ना, इस सैटरडे नहीं, नेक्स्ट सैटरडे 12 ठीक है, उसे से कर लेंगे हम, रखना जब सही नहीं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देंगे, ये बात ध्यान रखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देंगे। लेकिन अगर किसी के भी नंबर, अब की बार 25 क्वेश्चंस का स्लॉट रहेगा। इसमें 65 क्वेश्चन था, 150 क्वेश्चन 2 घंटे में करने को आते हैं यार। यूपी में ना प्रैक्टिस तो करनी ही है ना, प्रैक्टिस टेस्ट ही है सर, और उसके टेस्ट एक्चुअली में आप देखेंगे उन लोगों को क्वेश्चन कैसे हैं, उसके हिसाब से टाइमिंग बढ़ाया जाएगा। लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली अगर 100 क्वेश्चन होंगे तो 1.5 घंटे ही टाइम दिया जाएगा, 90 मिनट। तो कितने क्वेश्चन हैं? 65 है। वो कंफ्यूज है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कितने क्वेश्चन क्या है। मोस्ट प्रॉब्ली एक्चुअली में क्वेश्चंस में मिक्सअप ज़्यादातर रखा जाता है पीसीएस और यूपीएससी दोनों के, इसीलिए क्वेश्चंस को उसी के कम टाइमिंग उसी के अकॉर्डिंग दी जा रही है ज़्यादातर क्लास। और यहाँ पे आप लोगों को कोई नहीं फिलअप करना था, गोले नहीं फिलअप करने थे, आपको सिर्फ टिक मारना था। गोले फिलअप करने में भी 15 से 20 मिनट जाते हैं।
तो वो सब टाइमिंग को देखते हुए वो टाइमिंग दिया गया था डेटा फ्री में। और मैंने तो कॉपी का इतने आसान क्वेश्चन या वन लाइनर सब बनाए थे कि वन लाइनर पढ़ो एक के मार दो, तब भी ये हाल था सबके। ठीक है, बंद कर दो वीडियो।